हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आशा सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अपन ये निःशुल्क जो संकल्प लेकर चले हैं निःशुल्क क्लासेज का, उसकी अपनी आज 11वीं क्लास है। कल क्लास नहीं हो पाई थी, उसका कारण था कि थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ जो है सेंटर पे कुछ बाधित थी, इस कारण से। तो आज अपन थोड़ी सी क्लास एक्स्ट्रा लेंगे, तो आशा आप सभी लोग इस क्लास को एंजॉय करेंगे और अध्ययन करके इस क्लास का अच्छे नोट्स बनाएंगे और अपने मित्रों को इस बारे में जानकारी देंगे। अपन बात कर रहे थे राजस्थान में थार के मरुस्थल की, यानी कि थार के मरुस्थल के वर्गीकरण की। थार के मरुस्थल, और इस थार का जो मरुस्थल है, इसमें अपन पिछले जो क्लास थी उसमें अपन अध्ययन करने के लगे हुए थे कि भैया बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश का अपन अध्ययन कर रहे थे, जो कुल शुष्क मरुस्थल का 41.52% है, या लगभग इसको कहीं राउंड फिगर में 40% लिख दिया जाता है। ये वो क्षेत्र है जहां रेत के टीलों का अभाव होता है तथा पथरीला क्षेत्र की प्रचुरता होती है। खैर, इसकी अपन बातचीत कर चुके हैं, लेकिन चूंकि टॉपिक यहीं से स्टार्ट है तो यहीं से एक बार फिर से आप कनेक्ट हो जाएं। इसमें अपन क्या क्या पढ़ चुके थे? अपन ने पढ़ा था हमादा, पढ़ लिया था अपन ने पढ़ा था रेग, अपन ने पढ़ा था मगरा। इन तीन शब्दों के बारे में अपन अध्ययन कर लिया था। हमादा क्या है तो आप सब जानते हो, हमादा यानी कि पथरीला क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है भाई? हमादा कहलाता है। रेग जो है, रेग क्या है? मिश्रित मरुस्थल है। और मगरा क्या है? तो मैंने कहा था अवशिष्ट जो चट्टान है उसको अपन क्या बोलते हैं? मगरा बोलते हैं। इससे आगे की अपन बात करने वाले, ठीक है? यहां तक मेरे हिसाब से आप सबने पढ़ लिया था, अध्ययन कर लिया था। अब बात करते अपन, लिखेंगे अपन लाठी सीरीज। देखो लाठी सीरीज क्या है, तो देखिए अपन देखें तो ये एक लाठी सीरीज के रूप में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी यहां से, कहां से भाई? पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य, पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य क्या है? एक भूगर्भिक मीठे जल की पट्टी। तो अपन लिख सकते हैं कि लाठी सीरीज क्या है? तो भूगर्भिक मीठे जल का क्षेत्र। इसका विस्तार जो है कहां से कहां तक है? तो आप लिखोगे पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक। फिर अपन बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है कुल लंबाई। तो ये लाठी सीरीज जो लंबाई है लगभग है वो 62 किलोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई वो है 80 मीटर। ठीक है, यानी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें आप नोट डाउन कीजिएगा। तो लाठी सीरीज क्या है आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? लाठी सीरीज क्या है? एक भूगर्भिक मीठे जल का क्षेत्र है जिसका विस्तार पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य है। लंबाई इसकी 62 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 80 मीटर है। इज दैट क्लियर? अब देखो यहां पर क्या है, कुछ चट्टाने पाई जाती हैं, पत्थर पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं अवसादी चट्टाने। क्या पाई जाती हैं? अवसादी चट्टाने। क्या पाई जाती? अवसादी चट्टाने पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि लाठी सीरीज क्षेत्र में क्या है? अवसादी चट्टाने हैं। और ये जो लाठी सीरीज क्षेत्र है यहां पर घास के मैदान है। क्या भाई? घास के मैदान। घास के मैदान। ये जो घास के मैदान है किस घास के हैं? तो याद रखिएगा सेवण घास के।
श्रवण घास के, है ना। यानी कि लाठीश्री क्षेत्र में क्या है, पहला देखो मीठे जल स्रोत है, दूसरा पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ के मध्य, तीसरा लंबाई 62 किलोमीटर, चौथा चौड़ाई 80 मीटर। आए बस में। और क्या भाई, औषधि चट्टाने पाई जाती। और क्या है यहाँ पर, और अपन देख रहे हैं श्रवण घास के मैदान है। अब यहाँ श्रवण घास के मैदान है, ठीक है, जल की बहुतायत है, औषधि चट्टाने हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल कर आती है कि यहां पर जो है चूना पत्थर, चूना पत्थर भी पाया जाता है, चूना पत्थर, ठीक है ना। और यहां चूना पत्थर के लिए सोनू क्षेत्र, सोनू क्षेत्र स्टील ग्रेड चूने के लिए, स्टील ग्रेड चूने हेतु प्रसिद्ध है, स्टील ग्रेड चूने हेतु प्रसिद्ध है, स्टील ग्रेड चूने हेतु प्रसिद्ध है। ये चूना आपको पता नहीं 3 प्रकार का होता है, स्टील ग्रेड, केमिकल ग्रेड और सीमेंट ग्रेड। तो चूना पत्थर यानी सोनू क्षेत्र स्टील ग्रेड चूने के हेतु प्रसिद्ध है, जो कहां पर है, इसी क्षेत्र में है। क्लियर है यहां पर भाई बात। लाठी सीरीज, भूगर्भीय मीठे जल का क्षेत्र, सारी बातें मेरे हिसाब से एक एक चीज क्लियर हो गई होगी आपको। चूना पत्थर मिल गया, थोड़ा सा मैं आपको यहां चूना बता देता हूं। चूना पत्थर याद रखिएगा, चूना पत्थर मुख्य रूप से 3 प्रकार का है, स्टील ग्रेड चूना, सीमेंट ग्रेड चूना और केमिकल ग्रेड चूना, ठीक है। यानी कि स्टील ग्रेड चूना, सीमेंट ग्रेड चूना और केमिकल ग्रेड चूना। स्टील ग्रेड चूना कहां पर है भाई, तो सोनू क्षेत्र जैसलमेर में, सोनू क्षेत्र जैसलमेर में, ये याद रखना आपको। सीमेंट ग्रेड चूना आपका कहां भाई, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, जिससे क्या बनाए जा रहे हैं, सीमेंट। और केमिकल ग्रेड जो है इससे बनती सफेद सीमेंट, सफेद सीमेंट। तो ये कहां मिलेगा आपको, गोटन नागौर, गोटन नागौर। तो ये वैसे तो आप खनिज का टॉपिक पढ़ोगे वहां पर भी आपके ये पुनरावृत्ति होगी, फिर भी मैं यहां पर भी आपको बता ही रहा हूं इसके बारे में। जब पढ़ ही रहे तो फिर वो कहते ना, तो ढंग से पढ़िए फिर यूं। कोई भी चीज आपको लग रहा है कि ये यहां पर नोट डाउन होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए, ठीक है। तो और क्या भाई यहां पर लाठी सीरीज में, देखो लाठी सीरीज में और क्या है, तो लाठी सीरीज जो क्षेत्र है, लाठी सीरीज क्षेत्र में और क्या क्या मिलेगा आपको यहां पर, और मिलेगा यहां पर रॉक फास्फेट के भंडार हैं, रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट। और रॉक फास्फेट के लिए बिरमानिया, बिरमानिया जो क्षेत्र है जैसलमेर का, बिरमानिया क्षेत्र जैसलमेर, ये बड़ा प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। वैसे राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फास्फेट कहां पर है, तो उदयपुर में, ठीक है ना, कहां पर है, उदयपुर में। लेकिन चूंकि लाठीसीरी क्षेत्र में भी बिरमानिया जो क्षेत्र है वहां पर क्या है, रॉक फास्फेट है। तो यहां रॉक फास्फेट हो गया, है ना, क्या हो गया, यहां चूना पत्थर हो गया, औषधि चट्टान हो गई, और मीठे जल का क्या है, भूगर्भीय क्षेत्र है, श्रवण घास हो गई। इसलिए कहते हैं कि ये पश्चिमी राजस्थान का जो लाठीसीरीज क्षेत्र है, लाठीसीरीज क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, या मैं ये बोलूं कि थार के मरुस्थल, थार के मरुस्थल का जैव विविधता, विविधता का प्रमुख केंद्र है, का प्रमुख केंद्र है। जैव विविधता का क्या है ये भाई, प्रमुख केंद्र है ना, जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है कौन, लाठीसीरी क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान का। इसका मतलब ये नहीं कि कोई हॉटस्पॉट है, नहीं है, लेकिन थार के दृष्टि से, थार के मरुस्थल की दृष्टि से अपन देखते हैं तो ये जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। जैव विविधता प्रमुख केंद्र क्यों है, तो यहां बहुत सारी जैव विविधता अपन को देखने को मिल रही है। इतनी जैव विविधता बाकी पूरे थार में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, इस कारण से इसको जैव विविधता का प्रमुख केंद्र बोल रहे हैं या कहते हैं, ठीक है भाई। तो लाठीसीरी क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, थार के मरुस्थल का जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। क्यों है, आपको समझ में आ गई होगी आपको बात। अब देखो इसके अन्य नाम क्या है,
अन्य नाम किसके भाई? लाठी सीरीज के। लाठी सीरीज के देखो बोलते हैं मरु गुलाब, ओएसिस, इसको मरु गुलाब कहा जाता है, ओएसिस कहा जाता है। और क्या बोलेंगे इसको? और बोलेंगे इसको जैव विविधता का केंद्र, मरुस्थल की दृष्टि से ना, मरुस्थल की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। तो कई बार इसको समुद्री ओएसिस या ओएसिस नाम से पुकार लेते हैं, कभी मरु गुलाब बोल देते हैं। तो ये जो है आप आराम से देखिएगा, चीजों को नोट डाउन कीजिएगा। यदि किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर बात कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मेरे थोड़े से माइक में वॉइस जा सकती बीच में, ये थोड़ी बैटरी डाउन है, तो आप मेरे को जरूर इस बारे में जानकारी दे दीजिएगा। मैं आप कमेंट देख लूंगा, जिससे कि आपको तुरंत ही वो सॉल्यूशन या उसको रिजोल्यूशन किया जा सके। ठीक है भैया? हाँ जी, क्लियर। मेरे हिसाब से आपने यहाँ तक लिख दिया होगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, आराम से नोट्स बनाइएगा। कोई भी चीज़ आपको डाउट लगे कमेंट कीजिए, मैं आप कमेंट्स का जो मुझे लगता है कि हाँ जिनके जवाब देने चाहिए उनके जरूर दूंगा। हाँ, ये क्लास ऐप में और यूट्यूब दोनों जगह आपको उपलब्ध रहेगी, जहाँ दोनों जगह से आप इसका लाभ ले सकते हैं, है ना? बिल्कुल, दोनों जगह से लाभ इसका ले सकते हैं। चलो, चलिए यहां तक क्लियर। देखो, अब देखो श्रवण घास, श्रवण या इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? लिलोण। लिलोण
हाँ जी, तो ये क्या है भाई, दुधारू पशुओं के लिए क्या है, अत्यंत उपयोगी है। थोड़ी सी वॉइस एक बार बीच में गायब हो गई थी, मैं जैसे बता रहा था भाई, नेट सेल थोड़े से डाउन थे इसका। तो श्यवन लिलोन यानी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली प्रोटीन युक्त घास है और ये दुधारू पशु के लिए उपयोगी है। एक इंपॉर्टेंट बात होती, इसका वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम, और वो क्या भाई, लिसिथुरस सिडिकुस, लिसिथुरस सिडिकुस इसका वानस्पतिक नाम है। और ये आश्रय स्थली है किसकी, आश्रय स्थली किसकी है भाई, गोडावण की। आश्रय स्थली किसकी है भाई, गोडावण की। हाँ जी, तो आश्रय स्थली कौन है भाई, गोडाउन की आश्रय स्थली है ना। लिसिथुरस सिडिकुस आश्रय स्थली किसकी है, गोडाउन की। अब गोडाउन तो आप सब जानते ही हो, गोडाउन क्या अपना राज्य पक्षी, यह है राज्य पक्षी है, क्या है, राज्य पक्षी, कौन, गोडावण। तो अब थोड़ा सा मैं आपको गोडाउन के बारे में बता देता हूं यहां पर, जो कि काफी उपयोगी भी है। चलिए क्या हेडिंग डालेंगे आप, गोडाउन। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यह राज्य पक्षी है, क्या है, राज्य पक्षी। दूसरा पॉइंट, राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला इसको, 1981 में। तीसरा पॉइंट, इसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या भाई, कैरियोटिस नाइग्री स्टेप्स, या आपको इस प्रकार से भी नाम मिलेगा इसको, एरिडोटिस नाइग्रीसेप्स, है ना, एरिडोटिस नाइग्रीसेप्स, दोनों नाम इसके आपको मिल जाएंगे। फिर देखो भारत में कहां मिलेगा आपको, भारत में, तो भारत में मिलेगा आपको राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन जिलों में आपको मुख्य रूप से गोडाउन देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट, गोडाउन की लंबाई, ये मैं कहूं हाइट कितनी भाई, तो ये लगभग 3 से 4 फीट क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है ना। वजन की बात करें इसका, लगभग 8 से 12 किलोग्राम क्या होता है इसका वजन होता है, किसका, गोडाउन का। यह IUCN की रेड डेटा बुक में विलुप्त प्राय पक्षियों में शामिल हो गया है, शामिल हो गया है। इसके संरक्षण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है,
मेरी उड़ान न रोके, है ना। यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा इसके संरक्षण हेतु क्या शुरू किया गया भाई, मेरी उड़ान न रोके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मेरी उड़ान न रोके। फिर देखिए भाई, इसका केंद्रीय प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई, कच्छ गुजरात में। दूसरा पॉइंट आता है, इसका कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहां पर है भाई, जोधपुर जंतुआलय। कहां पर है, जोधपुर जंतुआलय। फिर है इसका अंडा संकलन केंद्र, इसका मतलब गोडाउन का, कहां भाई, अंडा संकलन केंद्र कहां है बताइए, जैसलमेर, है ना। अंडा संकलन केंद्र कहां है, जैसलमेर में। फिर बात आती है कि राजस्थान में ये जो गोडाउन है आपका 3 मुख्य जगह देखने को मिलता है। एक तो सोरसेन 12, दूसरा सौकलिया अजमेर, तीसरा भाई राजस्थान कहां कहां आपको मिलेगा, ये सोरसेन 12, सौकलिया अजमेर, और तीसरा अपना मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। आपको सर लाठी सीरीज, बिल्कुल लाठी सीरीज जो है मरु राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है ना, मरु राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है लाठी सीरीज। तो राजस्थान में सोरसेन 12, सौकलिया अजमेर, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, यहां पर आपको एक गोडाउन है जो पक्षी आपको देखने को मिलेगा। अन्य नाम देखिए इसका, अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये अन्य नाम इसको बोलते हैं हुकना गुदनमेर सोनचिड़िया राजस्थान का शुतुरमुर्ग, धोरू का चीता, है ना। हुकना गुदनमेर सोनचिड़िया, राजस्थान का शुतुरमुर्ग, धोरू का चीता, और मालमोरडी शर्मिला पक्षी, इन नामों से इनको जाना जाता है ना। यानी कि हुकना गुदनमेर सोनचिड़िया, राजस्थान का शुतुरमुर्ग, धोरू का चीता, मालमोरडी, शर्मिला पक्षी, और भी अनेक इसके नाम हैं। किसके भाई, गोडाउन के, ठीक है ना, गोडाउन के अपना राज्य पक्षी। फिर बात आती है कि गोडाउन जैसलमेर का शुभंकर जीव है। अपने 33 जिले तो 33 जिलों क्या है, एक एक शुभंकर जीव है। तो गोडाउन कहां का शुभंकर है भाई, जैसलमेर का शुभंकर है। इज दैट क्लियर, नहीं हुई बात। अपन किसके बारे में अध्ययन कर रहे भाई, गोडाउन के बारे में अध्ययन कर रहे भाई, है ना। इस बारे में अध्ययन कर रहे हैं गोडाउन के बारे में, जो कि अपना क्या है, राज्य पक्षी है। कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए आप। मेरे हिसाब से लगभग मैंने मोटी मोटी बातें आपको इस बारे में बता दी है, ठीक है। गोडाउन ये राज्य पक्षी है, दर्जा 1981 मिला। वैज्ञानिक नाम कैरोटिस नाइग्रीसेप्स या एरिडोटिस नाइग्रीसेप्स है। भारत में सर्वाधिक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। लंबाई या हाइट की बात करें 3 से 4 फीट है। वजन 8 से 12 किलोमीटर होता है। आयुष्यन की रेड डाटा बुक में विलुप्त प्राय पक्षियों में आ चुका है। इसके संरक्षण हेतु मेरी उड़ान न रोके जारी किया गया। केंद्रीय प्रजनन अनुसंधान केंद्र कच्छ गुजरात है, और कृत्रिम प्रजनन केंद्र राजस्थान जोधपुर जंतुआलय। इसका अंडा संकलन केंद्र हैचिंग सेंटर जैसलमेर में है, और राजस्थान में 3 जगह देखने को मिलता है। और ये इसके क्या है, उपनाम है। क्या बात कर रहे थे मैंने, लाठी सीरीज। ये सारी जानकारी मैं किसी बारे में दे रहा हूं आपको, लाठी सीरीज के बारे में जानकारियां दे रहा हूं, लाठी सीरीज संबंधित जानकारी प्रेक्षित कर रहा हूं। चलिए, तो अब लिखिएगा आपने चांदन नलकूप। चांदन नलकूप
चांदन नलकूप कहां पर भाई? चांदन नलकूप जैसलमेर के चांदन गांव में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? चांदन नलकूप। दूसरा पॉइंट है क्या ये चांदन नलकूप? तो भूगर्भिक मीठे जल का स्रोत है। अब मीठे जल से मतलब क्या है? मीठे जल का मतलब ये नहीं कि हलवा बना लोगे इतना मीठा, ऐसा नहीं है भाई। पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर खारा पानी है, पीने योग्य नहीं है। तो यहां पर ये पीने योग्य जल है, इसलिए इसको अपन कहते हैं कि भैया ये मीठे जल का स्रोत है। कौन? चांदन नलकूप। वैसे ये लाठीसीरी क्षेत्र में ही है, यह है लाठी सीरीज क्षेत्र में ही स्थित है ना। इसे चौहानों का घड़ा, थार का घड़ा कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि भैया जो चांदन नलकूप है इसको चौहानों का घड़ा या थार का घड़ा कहा जाता है। एक नहीं नोडल क्या पॉइंट लिख सकते हैं यहां पर? जैसलमेर के चांदन में, चांदन गांव में थार पारकर गो नस्ल का कृत्रिम प्रजनन अनुसंधान केंद्र स्थित है। यह बात भी आपको इससे कनेक्ट करके ध्यान रखनी। कनेक्ट का मतलब होता है एक के साथ दूसरी चीज को याद रखना। मैं बार बार सेल की तरफ देख रहा हूं कि कहीं डिस ना हो गया हो, क्योंकि बाकी सेल मैंने 4 लगा दिए हैं, लेकिन यह थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है। ठीक है, तो चांदन नलकूप के बारे में आपको जानकारी मिल गई भाई। चांदन नलकूप क्या है, कहां तक क्या स्थिति भाई? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अपन, अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क। अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क। तो देखो सीधी सी बात है कि जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष के अवशेष नहीं, अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क क्या है? जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष जैसलमेर के आक्कल गांव में प्राप्त हुए। जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष जैसलमेर के आक्कल गांव में प्राप्त हुए। इसे ही आक्कल गांव जीवाश्म पार्क कहा गया। ठीक है, इसे क्या कहा भाई? आक्कल गांव जीवाश्म पार्क या अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क। और एक्चुअली ये भी कहा है मरु राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है भाई। कहां पर है? मरु राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तुम्हारी बात आपको। चलिए नेक्स्ट देखो, कुलदरा गांव, ये क्या है? क्या लिखेंगे? जैसलमेर के कुलदरा गांव में, जैसलमेर के कुलदरा गांव में ब्लू व्हेल मछली के अवशेष प्राप्त हुए।
समझ आ गया आपको? नहीं, कुलदरा गांव क्या है? तो जैसलमेर के कुलदरा गांव में ब्लू व्हेल मछली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब इसकी जगह कहीं मछली की जगह कहीं आपको डायनासोर भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कोई बहुत भारी भरकम चीज नहीं है। ठीक है ना? और एक नोट डाल के आप क्या ध्यान रखेंगे, यहां पर कैक्टस गार्डन, कैक्टस गार्डन, ये भी कहां है भाई? कुलदरा जैसलमेर में है। और पता किसके लिए जाना जाता है? ये भूतों के लिए, है ना? भूतों के लिए या तो ये जाना जाता है, या फिर भानगढ़ अलवर और मेहंदीपुर बालाजी, है ना? ये सब किसके लिए जाने जाते हैं? भूतों के लिए जाने जाते हैं भाई। यहां पर क्या रहते हैं? भूत रहते हैं, भूत। समझ गई बात आपको कि नहीं आई? आई होप आपको आ रही होगी समझ में। धीरे धीरे करके आ रही होगी, एक साथ नहीं आ रही होगी तो आ जरूर रही होगी। और नोट डाउन करोगे, लिखोगे, व्यवस्थित चलोगे, तो निसंदेह और बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। क्लियर भाई? यहां तक की बात, आगे बढ़े? चलिए, तो ये अपन ने बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की बात कर ली। अब हेडिंग डालिएगा, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, ऐसा मरुस्थली क्षेत्र जहां पर रेत के टीले सर्वाधिक हैं। लिखना, शुष्क मरुस्थली प्रदेश का वह क्षेत्र जहां रेत के टीलों, या इनको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? धोरे, धोरों की प्रचुरता, या मैं कहूं बहुतायत है, उसे बालुका स्तूप युक्त प्रदेश कहेंगे। अब यहां रेत के टीले सर्वाधिक हैं, बहुतायत में है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं अपन? इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी कि भारत का महान मरुस्थल, महान मरुस्थल कहते हैं। तो देखिए, ग्रेट इंडियन डेजर्ट वैसे तो पूरा पश्चिमी राजस्थान के लिए बोल सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन। शुष्क को बोल सकते हैं, और शुष्क में फिर दो भाग आ गए, कौन सा? बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त। किसको बोलेंगे? बालुका स्तूप युक्त प्रदेश को क्या बोल सकते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोल सकते हैं, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है? एक छोटा सा यहां पर अलग से पॉइंट लिखना, और लिखना मरुस्थल के प्रकार, मरुस्थल के प्रकार। नहीं, मरुस्थल के कितने प्रकार हैं? तो पहला देखो आप, इर्ग। इर्ग क्या है? तो पूर्णतया रेतीला मरुस्थल, पूर्णतया रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है भैया? क्या कहलाता है? इर्ग कहलाता है। पूर्णतया रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? इर्ग। जहां केवल रेत ही रेत हो उसे क्या बोलेंगे? इर्ग बोलेंगे। फिर देखो रेग, तो ये क्या है भैया? मिश्रित मरुस्थल। क्या है? मिश्रित मरुस्थल। और तीसरा क्या है भाई? हमादा। इसे क्या बोलते हैं? चट्टानी या पथरीला मरुस्थल। आपको गुरुजी तो पढ़ चुके हैं? हाँ, पढ़ तो चुके, लेकिन आप उस प्रकार से पूछ सकते हैं ना, मरुस्थल के प्रकार निम्न से कौन सा है या नहीं है? यूं, नंबर 4, लिटिल रन, लिटिल रन या सफेद मरुस्थल। ये क्या है भाई? तो ये कच्छ के रन
कच्छ के रन से बीकानेर के मध्य, बीकानेर के मध्य का मरुस्थल, मरुस्थल जहां NaCl की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसमें ये वाला है, ये तो अपना बालू का स्तूप युक्त में, और ये दोनों कहां पर है, बालू का स्तूप मुक्त में। ठीक है ना, पढ़ चुके हैं ना अपन बालू का स्तूप मुक्त वाले, और ये भी किसमें आ जाएगा, बालू का स्तूप युक्त। बात क्लियर? नहीं, रेत के टीले क्या हैं, इसकी अपन बात की भाई, रेत के टीले क्या है एक्चुअली। तो मरुस्थल के प्रकार अपन बात करें तो किसकी, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी ऐसा क्षेत्र जो बालू का स्तूप से युक्त है, जहां रेत के टीले ही टीले हैं, जहां रेत के धोरे ही धोरे हैं, पटे पटे हैं, चारों तरफ यही है, इसको अपन बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोला अपन ने। फिर मैंने कहा मरुस्थल के प्रकार कई बार पूछ लिया जाता है अलग से, बाकी तो चीजें पढ़ लेते हैं अपन। अब देखो फिर बात आती है बालू का स्तूपों के प्रकार। बालू का स्तूपों के प्रकार, अब देखो बालू का स्तूपों के जो प्रकार हैं, मेकी ने बताया, वेगनोल्ड ने बताया और हेक्की ने बताया। तीन अलग अलग भूगोल होते हुए हैं, मेकी, हेक्की और वेगनोल्ड, है ना, इन तीनों ने बताए। लेकिन अंततः जो है वो सारे के सारे 8 प्रकार हैं। ठीक है ना, किसी ने 2 बताए, किसी ने 3 बताए और किसी ने 8, तो सारे उसी में समाहित हो जाते हैं। तो अपन को इस प्रकार से तो पूछा नहीं जाएगा भैया किसका वर्गीकरण है। आई होप मैं जहां तक जान रहा हूं या समझ पा रहा हूं, तो उससे आगे अपन बढ़ते हैं, है ना। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, तो आगे बढ़े। हाँ जी बताइए। चलो समझ में आ रही चीजें, समझ में आना ही इंपॉर्टेंट है, और नहीं भी आ रही तो आ जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है ये। तो एक एक अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, कौन से बालू का स्तूप की बात करें अपन, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य हाँ जी, देखो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप से क्या तात्पर्य समझिएगा। सीधी सी बात करेंगे अपन, पवनों की दिशा के समानांतर, या हम बोलूं पवनों की दिशा के अनुदिश, या हम बोलूं पवनों की दिशा के पैरेलल, पैरेलल है ना, पैरेलल बनने वाले बालू का स्तूप है ये। कैसे भाई, पवनों की दिशा के समानांतर अनुदिश या पैरेलल बनने वाले बालू का स्तूप है। यानी जैसे मान लो कि ये अपना कोई रेत का टीला, ठीक है ना, और यहां पर जो है इस प्रकार से रेत के टीले हैं, और यहां से जो हवा है
या पवनें इस प्रकार से गुजर रही हैं यूं, ठीक है ना। तो पवनों की दिशा के समानांतर अनुदिश पैरेलल बनने वाले बालू का स्तूप है, इसीलिए इन्हें रेखीय पवनानुवर्ती, इसलिए इन्हें रेखीय पवनानुवर्ती लीनियर, इसलिए इन्हें रेखीय पवनानुवर्ती लीनियर बालू का स्तूप कहते हैं। क्या बोलेंगे? रेखीय पवनानुवर्ती लीनियर बालू का स्तूप कहते हैं, यानी अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, यानी पवनों की दिशा के समानांतर अनुदिश पैरेलल बनने वाले बालू का स्तूप हैं, इसीलिए इन्हें रेखीय पवनानुवर्ती लीनियर बालू का स्तूप कहते हैं। ये नाम इनके ध्यान रखिएगा, रेखीय बोलते पवनानुवर्ती लीनियर, एक और नाम इनका सिप है ना, सिप बालू का स्तूप भी नहीं कहते हैं। क्लियर बात? अब देखिए एक और बड़ी विशेषता क्या होती है इनकी, जैसे मान लो ये बालू का स्तूप है, ये क्या अपने रेत के टीले हैं, ये रेत के टीले हैं। अब यहां बीच में से क्या होगा, मरुस्थल में क्या होता है, ऊंट होते हैं, जिसको अपन जहाज बोलते हैं रेगिस्तान का, वो ऊंटों का मार्ग होता है। क्या होता है? ऊंटों का मार्ग, ऊंटों का मार्ग। अतः इसे क्या बोलते हैं अपन? गासी। क्या बोलते हैं? गासी। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से बालू का स्तूप है जिनके मध्य से ऊंटों का कारवा गुजरता है, या उसे क्या कहते हैं? तो उसे गासी कहते हैं या ऊंटों का कारवा मार्ग कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको? गासी या ऊंटों का कारवा मार्ग। देखिए अब इनकी जो आकृति इस प्रकार छोटी छोटी आकृति बनती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एक और नाम है इनका तलवार सदृश, तलवार, तलवार सदृश बालू का स्तूप, तलवार सदृश बालू का स्तूप। ठीक है, और क्या प्रमुख विशेषता बनेगी इनकी? क्योंकि ये पवनों की दिशा के समानांतर हैं, जैसे मान लो ये बालू का स्तूप है यूं और हवा पास से जा रही है, तो क्या ये मरुस्थलीकरण के लिए ज्यादा जिम्मेदार होंगे? क्या ये मूव करेंगे? जब आप पता है हवा साइड से निकल जाएगी, हवा इनको टकराएगी नहीं, तो इसका मतलब ये स्थायी होते हैं, ये ज्यादा मूव नहीं करते हैं, ये ज्यादा मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? यह ऊंचे स्थायी बालू का स्तूप है। कैसे हैं? ऊंचे हैं, ऊंचे हैं और स्थायी हैं, हाइट है इनकी, और क्या है? स्थायी बालू का स्तूप है। यानी ये ऊंचे हैं और क्या है? स्थायी बालू का स्तूप है। ये ऊंचे और स्थायी बालू का स्तूप है। बात समझ मारी मेरी? ऊंचे और किस प्रकार के हैं? स्थायी बालू का स्तूप है। नेक्स्ट, ऊंचे और क्या है? स्थायी बालू का स्तूप है। आगे बात करें, ठीक है, करो। जैसे मान लेते हैं ये बालू का स्तूप, ठीक है ना, यानी कि इधर से यदि हवा चल रही है, इसको बोलते अपन पवनानुवर्ती, पवन मुखी, पवन मुखी। और ये पवन के विपरीत है, इसको बोलेंगे पवन विमुखी, विमुखी ढाल, है ना। तो क्वेश्चन यहां पर कई बार ये बनता है कि जो अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है, जो सबसे ऊंचे बालू का स्तूप है, उनमें जो रेत के टीले उनका ढलान पवन मुखी भाग का ज्यादा होगा कि पवन विमुखी भाग का ज्यादा होगा? पर जो पवन मुखी भाग है, यानी जहां हवा या पवन टकरा रही है, उसको बोलते हैं पवन मुखी भाग। पवन मुखी भाग पर जो ढलान है, ढलान वो क्या होता है भैया? कम तीव्र होता है। क्या होता है? कम तीव्र। जबकि पवन विमुखी भाग पर ढलान क्या होता है? ढलान अधिक तीव्र होता है। क्या होता है? अधिक तीव्र होता है। मेरी बात को समझिएगा, पवन मुखी जो भाग है वहां पर ढलान कम तीव्र है, जबकि पवन विमुखी जो भाग है वहां ढलान अधिक तीव्र है। समझ में आ रही बात? मेरे हिसाब से आ रही होगी, है ना। पवन विमुखी जो भाग है उसका ढलान अधिक तीव्र होता है, और पवन मुखी का जो भाग है उसका ढलान कम होता है। ये वैसी स्थिति है जैसे आपने कभी थ्रेसर देखी हो, गेहूं निकालते हुए तो चारा इकट्ठा होता है ना, चारा। तो आप देखो जहां हवा तेज होती है ना वहां लंबा होता है, और जहां हवा कम हो जाती है ना वहां फिर इस प्रकार से एक साथ चारा इकट्ठा हो जाता है ना, वो वाली स्थिति है। अब मेरे हिसाब से आप थोड़ा वो समझे होंगे कि नहीं समझ रहे भाई? अरे भैया समझ रहे हो ना? समझ रहे हो क्या?
बार बार इसको चेक इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि क्या हो गया, माइक गायब ना हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है सभी को। हाँ, ये ध्यान रखना, अपन जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं, मेकी का, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। बात आती है कि सर इनका विस्तार, विस्तार कहां कहां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विस्तार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान पाकिस्तान के समीपवर्ती समीपवर्ती जिले जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और दक्षिणी श्रीगंगानगर, इनमें आपको देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, अपन बात की थी कि भाई बालू का स्तूप के प्रकार, देखो मैंने क्या कहा, किसका वर्गीकरण पढ़ रहे अपन ने, मेकी का। अब सर हेकी और वेगनाल्ड का क्या है, तो मैं एक बार आपको बता ही दूं, ये शायद हो सकता है किसी के माइंड में चल रहा हो, सर ये आपने बताई नहीं, तो बता दूं। चलिए, पहला जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था वेगनोल्ड ने, ठीक है ना। दूसरा वर्गीकरण जो दिया वो दिया किसने भाई, मेकी या हेकी, किसने दिया भैया, हेकी ने। और तीसरा वर्गीकरण जो है किसका है, मेकी का है। और मेकी वाला वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं। वेगनोल्ड ने जो दिया था वो दिया था 1933 में, हेकिन जो दिया वो दिया 1941 ने, और मेकिन जो दिया वो 1979 में। इन्होंने 2 प्रकार के बालू का स्तूप बताए, इन्होंने 3 प्रकार बताए, और इन्होंने 7 प्रकार बताए, ठीक है ना, सॉरी 8 बताए भाई, 8 प्रकार। क्लियर, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, बाकी तो क्या है, ये 2 कौन से हैं तो आप लिख सकते हो, बरखान और शिप, बरखान और शिप। इसमें 3 कौन से भाई, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, ठीक है। 8 कौन सी पढ़ी रहे अपन, तो लिखने की आवश्यकता नहीं, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग कई बार लिखा दिया जाता, कई बार नहीं लिखाता हूं, मेरा मन पहले करा था जरूरत नहीं, लेकिन अभी मेरे को लगा नहीं लिखा ही जाना चाहिए, कई बार बच्चों को लगता है कि नहीं ये पॉइंट रह गया, ये नहीं लिखाया, तो वो थोड़ा सा रहता है मांजरा, बाकी और कुछ नहीं। क्लियर भैया यहां तक, चलिए अब नंबर 2 पे दूसरा प्रकार का बालू का स्तूप पढ़ेंगे, और उसका नाम है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। देखो, अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है, पहले बनते कैसे हैं ये अपन बात करेंगे। पवनों की दिशा के लंबवत विपरीत 90 डिग्री पर, ठीक है, यानी ये पवनों की दिशा के क्या बनेंगे, लंबवत। जैसे मान लो ये अपना रेत के टीले हैं, और बिल्कुल इनके जो है आड़े, हमारी बात आपको, ये रेत का टीला और यहां पर आकर हवा टकरा रही है, इसको अपन बोलते हैं पवनों की दिशा के लंबवत विपरीत या 90 डिग्री पर बनने वाले बालू का स्तूप, बनने वाले बालू का स्तूप। क्या गलत है,
अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। यानी ऐसे बालू का स्तूप जो पवनों की दिशा के लंबवत बनेंगे, 90 डिग्री पर बनेंगे, ठीक है ना। अब आप खुद देख रहे हो, जब पवनों की दिशा के लंबवत बन रहे हैं तो इनका स्थायित्व होगा कि नहीं होगा? ये ऊंचे कम होंगे कि ज्यादा होंगे? बताइए भाई, थोड़ा बहुत आप आइडिया लगाइए, जिसको हम बोलते हैं ना कॉमन सेंस। समकोण भी बोल सकते हैं। चलिए, इस प्रकार के बालू का स्तूप को समकोण बालू का स्तूप भी बोलते हैं। स्तूप भी कहते हैं। इस प्रकार के बालू का स्तूप को समकोण बालू का स्तूप भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, यह है मरुस्थलीकरण के लिए, उत्तरदायी है, कम स्थायी होते हैं, कम ऊंचे होते हैं, है ना। यानी मरुस्थलीकरण के लिए भी जिम्मेदार हैं ये। स्थायी भी कम है, यानी आगे मूव करते रहते हैं, और ऊंचाई भी इनकी क्या होती है? कम होती है। इन बालू का स्तूप की जब हम बात कर रहे हैं, कहां मिलेंगे आपको ये? बताइए भाई। ये मिलेंगे आपको पोखरण, बालोत्रा, विस्तार इनका। पोखरण जैसलमेर, बालोत्रा बाड़मेर, जोधपुर। देखो, अब इन चीजों को आपको याद करनी पड़ेगी। अब हो सकता है कि सर डायग्राम लेकर आते हैं, इनका डायग्राम बता दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चीजें आपको कितनी बार डायग्राम देख लीजिए, आपको चीजें याद करनी पड़ेगी मेरे भाई, है ना। थोड़ा सा इन चीजों को फोकस करोगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, फिर सारा काम अपने आप आपका हो जाएगा, स्वतः ही सारी चीजें आपके साथ हो जाएंगी, है। यानी कि पोखरण जैसलमेर, बालोतरा बाड़मेर, जोधपुर, नागौर बीकानेर, बीकानेर। चलिए, नेक्स्ट नंबर 3, बरखान बालू का स्तूप। बरखान बालू का स्तूप कैसे बनेगा भाई? तो ध्यान रखना, ये पवनों की घूर्णन के कारण बनते हैं। देखो, अनुदैर्ध्य पवनों के समानांतर बने, अनुप्रस्थ पवनों की दिशा के लंबवत बने, और बरखान ये पवनों के घूर्णन के कारण से, जो पवनें घूमती है ना, उसके कारण से मेरे भाई बने ये, है ना। पवनों के घूर्णन के कारण से, विंड के घूर्णन के कारण से। यह अर्धचंद्राकार, इस प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं ये, ठीक है ना। अब हवा यहां घुसेगी तो ये आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। अर्धचंद्राकार, कटोरे नुमा बालू का स्तूप है ये। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। आज यार कल कहां, सर्वाधिक गतिशील है ये। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी, ये मरुस्थलीकरण के लिए क्या है? सर्वाधिक उत्तरदायी है, क्योंकि मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है। हवा यहां घुस गई तो ये हवा इसको घुमाएगी और आगे लेकर जाएगी,
तो मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार बालुका स्तूप कौन से हैं? तो बरखान है। सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप कौन से हैं? तो बरखान है। नोट डाल के एक पॉइंट लिखेगा। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण को मार्च कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मार्च कहते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक मरुस्थलीकरण नाचना गांव जैसलमेर में होता है। मरुस्थलीकरण की जो सर्वाधिक समस्या है वो कहां पर है? नाचना गांव जैसलमेर में। इसकी गति सर्वाधिक अप्रैल से जून माह के मध्य होती है। ये बेसिक जानकारी जो मैंने आपको यहां बता दी। अरे बात सुन रही है आपको? नहीं, अपन बात करें अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप बरखान की, आकार में अर्धचंद्राकार या कटोरे नुमा है, गतिशील बालुका स्तूप है, पवनों की गति के कारण से बनते हैं, ये घूर्णन के कारण से बनते हैं, सर्वाधिक मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार है। कहां पर आपको देखने को मिलेंगे? तो भालेरी चूरू, ये बड़ा प्रसिद्ध स्थान है इसका विस्तार। भालेरी चूरू, औसिया जोधपुर, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, है ना। इन जिलों में कौन से बालुका स्तूप पाए जाएंगे? आपको बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप मिलेंगे भैया। क्लियर? कि नहीं हुआ क्लियर? हो गया होगा? बढ़िया। आगे नेक्स्ट बालुका स्तूप आपके लिखना तारा बालुका स्तूप। अब तारा बालुका स्तूप तारा सदृश आकृति बनाएगा भाई, है? इस प्रकार से जो है तारे नुमा जो आकृति जिस बालुका स्तूप बनती है वो कौन सा है? तारा बालुका स्तूप। कौन सा भाई? तारा बालुका स्तूप कौन सा है? तारे सदृश आकृति, तारे सदृश आकृति इसी बन रही है, तारा बालुका स्तूप की बन रही है, तारे सदृश आकृति। यानी इधर से जब हवा आएगी तो मिट्टी यहां से उड़ जाएगी, इधर से आएगी तो इधर से उड़ जाएगी, इधर से आएगी तो इधर से उड़ जाएगी, और आकार कैसे हो गया इसका? तारे नुमा हो गया। कैसे हो गया? तारे नुमा आकार हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तारे सदृश बालुका स्तूप। आता है कारण क्या है इसका? तो देखो हवा कभी इधर से आ रही कभी इधर से आ रही, तो बनने का कारण क्या है? अनियमित पवनों के दिशा के कारण। यानी कि पवनों की दिशा अनियमित रहती है, मन मर्जी आती है, उधर से हवा उठ के आ जाती है। इस कारण से जो बालुका स्तूप बनते हैं इन्हें क्या बोलते हैं अपन? तारा बालुका स्तूप बोलते हैं। कहां मिलेंगे आपको ये? मोहनगढ़ और सूरतगढ़ क्षेत्र में सर्वाधिक मिलेंगे। मोहनगढ़, सूरतगढ़, बालोतरा, पोखरण, इन जगह आपको मिलेंगे तारा बालुका स्तूप। ठीक है ना? क्या मिलेंगे इन जगह? तारा बालुका स्तूप। कोई समस्या है तो नहीं? है तो कमेंट कीजिए, अभी आपका निस्तारण करेंगे। तारा बालुका स्तूप चलो नेक्स्ट लिखिए भाई। नेक्स्ट क्या नंबर होगा भाई? 5 होगा। वो क्या है? सफ्र काफिज बालुका स्तूप। किसकी बात करें भैया? सफ्र काफिज की बात कर रहे हैं। सफ्र, कहीं कहीं पर ये सब्र भी लिखा हुआ मिल जाता है, सब्र काफिज, तो भी कोई बुराई नहीं है। अभी बालुका स्तूप किससे बनेगा?
बालू का स्तूप बनने के लिए कोई ना कोई अवरोध चाहिए। तो छोटी छोटी घास व मरुस्थली मरुस्थली वनस्पति के अवरोध के कारण, अवरोध के कारण, जैसे ये है अपना धरातल हो गया, ठीक है ना, और यहां पर ये छोटी छोटी घास है भाई, क्या ये छोटी छोटी घास है। अब यहां हवा आएगी तो मिट्टी उठ के आएगी, मिट्टी उठ के आएगी थोड़ी थोड़ी, इसके बाद जमा हो जाएगी, ठीक है ना, इनमें मिट्टी का उलझ उलझ के, और ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे बालू का स्तूप। इन छोटे छोटे बालू का स्तूप क्या बोलते हैं, सब्रकाफिज बोलते हैं। हमारे आपको इन छोटी छोटी मरुस्थली वनस्पति कांड से बनने वाले जो बालू का स्तूप क्या है, वही सब्रकाफिज है। ये आकार में सबसे छोटे होते हैं। ये सर्वाधिक बीकानेर जिले में है। कहां पर सर्वाधिक, बीकानेर जिले में, बाकी तो सभी जगह है सब्रकाफिज, पूरे मरुस्थल में है, लेकिन सर्वाधिक कहां मिलेंगे आपको, बीकानेर में मिलेंगे। तो सब्रकाफिज जो बालू का स्तूप बन रहे हैं वो किसके, देखो बालू का स्तूप में आपको जो याद रखना है, जो ध्यान रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप उस बालू का स्तूप के बनने का कारण क्या है वो देखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है इसका विस्तार कहां पर है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए भैया नंबर 6 पे लिखेगा अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप, नाम से पता लग रहा है किसी न किसी अवरोध के कारण से बनेगा ये। तो यह है बालू का स्तूप, स्तूप दो पर्वत, चट्टान, पठार या बड़ी वनस्पति के अवरोध के कारण से, अवरोध के कारण से बनता है। नाम ही अवरोधी है तो काम भी क्या होगा इसका, अवरोधी होगा भाई। जब नाम ही अवरोधी है तो काम भी क्या होगा, अवरोध होगा। सुनारी दोस्तों, जग रहे हो ना कि हुई गया की खबर, कमेंट तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा कि लाग रहे हो सगला हुई गया, लग रहे माट साहब कहीं पढ़ान लाग रहा अकेला अकेला, आपने हुई जाओ, बढ़िया काम की। तो अवरोधी बालू का स्तूप है, यानी वह बालू का स्तूप जो दो पर्वत, चट्टान, पठार या कोई बड़ी वनस्पति के अवरोध के कारण से जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। थोड़ा जल ग्रहण कर लो भाई। आज जैसे ये काम मिलेंगे आपको, देखो उदाहरण देखो, जैसे मान लो ये कोई पर्वत चट्टान है, ये कोई पर्वत चट्टान है, इधर से हवा आएगी तो क्या होगा, यहाँ इसका जो पार्टिकल्स है मिट्टी के वो उड़ेंगे, और इधर से हवा आएगी तो भी मिट्टी के पार्टिकल उड़ेंगे और यहाँ पर आके जमा हो जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ वायुदाब क्या रहेगा, कम रहेगा। ध्यान रखिए दो पर्वतों के बीच में वायुदाब क्या होता है, कम। यहाँ पर अब मान लो यहाँ पर कोई भी चीज है, जैसे मान लो कोई झाड़ियां हैं, जखाड़ हैं, इनमें ये मिट्टी ऊपर आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा अपने आप में, ये अवशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवशेषी बालू का स्तूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशेषी बालू का स्तूप, ठीक है ना। या यहां पर मान लो कोई बड़ा भाटा है, तो जब इसको उठाएंगे तो यहां क्या मिलेगा, बड़ा होल मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं द्राक्ष, द्राक्ष या पिट या पॉट होल, हॉल्स बालू का स्तूप।
अरे बड़े गड्ढे होते हैं उसको पोर्ट होल बोलते हैं, छोटे गड्ढे होते हैं उनको पिट होल बोलते हैं। ठीक है ना, मिलेंगे कहां मुख्य रूप से ये, तो देखो इनका क्षेत्र कौन सा है, पुष्कर, अजमेर, हर्ष पहाड़ी, सिक्कर, सामोद, जयपुर। यहां आप यदि कभी पुष्कर जाओ, हर्ष पहाड़ी देखोगे तो एक साइड में आपको रेत दिखेगी, दूसरी साइड में आपको क्या दिखेगा, पर्वत दिखेगा। ये है अवरोधी बालू का स्तूप। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 पर नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क, इनका विस्तार हरियाणा तथा इससे नजदीकी राजस्थान के जिलों में है भाई, जिलों में है ना। मुख्य रूप से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू नेटवर्क की तरफ फैले रहते हैं ये इस प्रकार से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर 8 पर परवलयाकार पैराबोलिक बालू का स्तूप। परवलयाकार पैराबोलिक बालू का स्तूप, इनका निर्माण मरुस्थली बड़ी वनस्पति से होता है। मरुस्थली बड़ी वनस्पति कैसे, जैसे मान लो कि ये कोई बबूल है, अब यहां पर रेत आएगी हवा के साथ उड़कर, है ना, इधर से आएगी तो यहां जमा हो जाएगी, फिर इस बबूल से टकराएगी और इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रेत पूरे इसके आसपास जमा होती जाएगी और ये पूरा पूरा जो है क्या बन जाएगा, एक परवलय बन जाएगा ना। ये पूरा पूरा जो पेड़ कवर हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं परवलय या पैराबोलिक। वैसे इसके आकार जो अर्धचंद्राकार भी है, अर्धचंद्राकार, याद रखना अर्धचंद्राकार बरखान भी है और ये भी है, ये स्थायी है, स्थायी बालू का स्तूप है। और वो अर्धचंद्राकार था, गतिशील था, क्योंकि पेड़ है, पेड़ के आसपास मिट्टी जमा है। ठीक है भाई, ये स्थायी बालू का स्तूप है, अर्धचंद्राकार भले इसका आकार हो, लेकिन जो बरखान था वो भी अर्धचंद्राकार था, लेकिन वो अस्थायी था, वो पवनों के घूर्णन के कारण से बन रहा था। ये कोई बड़ी वनस्पति के आसपास मिट्टी जमा होने के कारण से बन रहा है। इसको एक और संज्ञा दी जाती है, क्या दी जाती भाई, हेयर पिन सदृश आकृति। हेयर पिन सदृश आकृति क्यों भाई, जैसे कि भाई बालू में अपन पिन लगाते हैं और पिन दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार से ये आकृति है कि मिट्टी जो है इस पेड़ के चारों तरफ आ जाती है और ये पेड़ दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेयर पिन सदृश आकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेयर पिन सदृश आकृति कहते हैं, हेयर पिन सदृश आकृति कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपने 8 प्रकार के बालू का स्तूप। यानी कि अपन ने शुष्क मरुस्थली प्रदेश को जो है वो लगभग अपन ने क्या कर लिया भाई, अध्ययन कर लिया है शुष्क मरुस्थली प्रदेश का, जिसको अपन ने 2 भागों में बांट दिया, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो जरूर अपने दोस्तों को बताइएगा, ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, कोई चीज नहीं समझ आ रही तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। और हाँ याद रखिएगा, निःशुल्क अनुप्रति कोचिंग योजना से जरूर जुड़िए, बहुत कम समय, मात्र आज होगी 27 यानी कल 28, तो 2 दिन आपके फॉर्म भरने के बचे। अधिक से अधिक बच्चे रिट की विशेष रूप से तैयारी करने के लिए, सीटी की तैयारी करने के लिए, पटवार की तैयारी करने के लिए, जेट की तैयारी करने के लिए, महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने के लिए जरूर आपके अपने उदयपुर संभाग का एकमात्र क्वालिटी वाला, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाला जो संस्थान है उसका नाम है दक्ष। जिसका नाम दक्ष है उसका काम भी क्या है, दक्ष है। मिलते हैं कल, तब तक आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।